हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 44 का अपना टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 44। ठीक स्टूडेंट, तो आज भी तक आप डीपीपी नंबर 44 सॉल्व कर रहे हो। मीन्स अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन आप डीपीपी नंबर 44 सॉल्व कर चुके हैं। एक बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको, आपको सभी डीपीपी को बहुत ही सिस्टमेटिक और नंबरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मतलब जैसे डीपीपी नंबर 41 सॉल्व करेंगे, देन 42 सॉल्व करेंगे, देन 43 सॉल्व करेंगे, ऑर्डर में सॉल्व करना, एट रैंडम नहीं जाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। ठीक है, सभी डीपीपी एक जैसी ही है। ठीक है, हर डीपीपी में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हमें सिक्वेंसली डीपीपी को सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, ना तो आज की इस डीपीपी को देख लेते हैं। इससे पैटर्न क्या है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करें। 3 सिंगल करेक्ट है, ठीक है, 4 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, 3 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। बाद में उनका आंसर की दे रखा है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन आ गया कि यहाँ पर लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। n कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, ये वाला प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना। अब आपको इस वाली प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, पहली बात तो आप यहाँ समझो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, समेशन निकालना है इस टर्म का। ठीक है, फिर उसका पावर 1/4, सॉरी यहाँ 1/n है, थोड़े से दो करेक्शंस हैं। ठीक है ना, अब आप समझिए बात को। क्या ओरिजिनल फाइल में हम चेंज कर देंगे सब, है ना। ना देखो, पहला काम तो क्या करना रहेगा, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। पहला हर्डल तो यही है। अच्छा, आपको सीरीज का सम निकालना है, तो क्या लिखा हुआ, r+1 लिखा हुआ है, r+2 लिखा हुआ है, r+3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, जिन बच्चों को सीरीज का सम निकालने का तरीका पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बहुत ही तसल्ली से इस बात को समझें कि पहले तो देखो, ये जो टर्म्स लिखी हुई है तो सभी कैसे एपी में है। ये टर्म अपने आप में एक एपी बनाएगा, आर का वैल्यू जब डालते जाएंगे ये भी एपी बनाएगा, ये भी बनाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, r+1, r+2 और r+3 ये आपको सिखाया जाता है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब करना क्या है, इसका अगला टर्म देखो कौन सा आएगा, r+4 आएगा। इसका पिछला टर्म कौन सा आएगा, r आएगा ना। इसका पिछला टर्म देखो r, इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया और 4 से आप डिवाइड भी करेंगे, या फिर क्या है कि 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो 4 टाइम्स यहाँ लिख दिया था हमने, उस 4 को यहाँ अंदर ले गए। ठीक, अब यहाँ से 4 हटा देते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से मैनेज कर लिया, तो फाइनली ये कितना आ रहा है, 4 आया, 4 को बाहर लिख सकते हैं ना। ये आ गया अल्टीमेटली। आर का वैल्यू कितना जा रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है ना। अब आपने क्या किया, डिफरेंस मेथड को अब हम आगे फॉलो करने वाले हैं। r+1 तो हमने यहाँ लिखा, r+2 यहाँ लिखा, r+3 यहाँ लिखेंगे और r+4 यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ r इंटू r+1 इंटू r+2 इंटू r+3 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और r का वैल्यू हमने डाल दिया 0 से लेकर के n तक। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये सीरीज आ गया। ठीक, अब देखो r का वैल्यू आपने डालना स्टार्ट किया, 0 पुट किया हमने, यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। माइनस r का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। r का वैल्यू हमने 2 डाला, तो 2 डालने पे कितना आएगा, 2 3 4 5 आ जाएगा। r का वैल्यू जब यहाँ डालेंगे 2 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी r का वैल्यू हमने 1 डाला ना, तो 1 डालने पे कितना आ गया, ये आ गया। r का वैल्यू जब 1 यहाँ पुट कराएंगे तो 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सब चलते जाएंगे, तो r का वैल्यू आपने n जब पुट कराएंगे तो ये n+1 बनेगा, ये n+2 बना और ये n+3 और ये n+4 माइनस ऑफ n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, है ना। ठीक है, अच्छा, इस तरह की कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्लास में करवाई जाती है, सिखाई जाती है बकायदा आप लोगों को। ठीक, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इट मीन कि ये जो टर्म है इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली सबको जब एड ऑन किया आपने, तो फाइनली सम कितना आया, सम आया हमारे पास n+1 n+2 n+3 और n+4 आया। ये सम आया इस सीरीज का। पहला काम तो हमें यही करना था, इस सीरीज का सम निकालना था, जो हम निकाल पाए, है ना। नाउ अब पॉइंट समझो, है ना। इस सीरीज का सम कितना आ गया, सॉरी सम आ गया इसका n+1 n+2 n+3 n+4, है ना। ये इसका सम आया इस सीरीज का, और उसमें पावर कितना लिखा हुआ है, 1/n लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस में कितना आ रहा है, n आ रहा है।
और हमारे पास क्या चल रहा है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है। ठीक है, अब देखो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये फाइनली का इन्फिनिटी जाएगा, पावर इन्फिनिटी जब लगेगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो फाइनली लिखा गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूं, यहाँ पर 4 ही है ना, यहाँ 4 ही है और यहाँ 4 ही आएगा, सॉरी है ना, माई मिस्टेक, 4 ही आएगा ना, ओके है ना। अब ठीक है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, ओके। अब आप पॉइंट समझिए ना, इसको पहले जगह बना लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं ना। अब देखो आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आई थिंक आपने ये लिमिट को सॉल्व किया भी होगा। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए ना, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं ना। पहला काम तो सबको आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे तो फाइनली क्या बनेगा, n पावर 4 का टर्म आएगा। ठीक है, फिर आप एक n क्यू का टर्म आ रहा होगा, यहाँ अंदर क्या टर्म्स आएंगी, अंदर टर्म्स आएंगी सम ऑफ रूट्स आएंगे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये टर्म्स आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, n स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ आ रहा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर n का टर्म आएगा, फिर 3 टर्म्स वाला आ रहा होगा, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा, ये आएगा फाइनली मल्टीप्लाई करने पर ना, और यहाँ पावर में कितना है, 1/4 है। ठीक है, ये तो क्या है, छोटा सा नंबर था, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, अल्टीमेटली हमें 2 टर्म से ही मतलब होता है ना। ठीक, जिनको ये बात नहीं पता होगा तो अब ये बात आप सीख जाए ना। अब क्या कराएंगे, पावर 1/4 है तो मैंने कहा कि n पावर 4 को तो यहाँ से कॉमन लिया, तो कॉमन ले लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी ना, तो हमने क्या किया, पावर n पावर 4 कॉमन लिया तो बाहर तो n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यह आ जाएगा अपॉन में n आ जाएगा। यहाँ पर जो टर्म रहेगी उसके अपॉन में n स्क्वायर आएगा और बाकी टर्म्स में ऐसे कुछ आ रहा होगा ना, माइनस n ना, पावर 1/4। ठीक है, अब देखो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेंगे सारे टर्म्स है ना। तो यहाँ वाले पार्ट में मैंने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, BT लगाया। ठीक है, तो ये आपका 1 लिखा हुआ, इस पूरे नंबर को आप x की तरह ट्रीट करो ना, पूरे नंबर को जब आप x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, n तो यहाँ से लिखा हुआ 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। तो एन एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई एन, यहाँ से लिखा हुआ, और एक्स का वैल्यू एन इंटू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन का वैल्यू पहले 1/4 लिखा, इंटू एक्स ये लिखा ना, ऐसे समझिए आप, फिर प्लस साइन आप लिखोगे। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट समझो, पहले सारी बात बताता हूँ ना। ओके एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 1/4 एन एक्स का वैल्यू, ये पूरा टर्म आएगा ना, फिर आप लगाओगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मतलब हर एक टर्म से ऐसे आप लगाते जाएंगे, इनफाइनाइट ऐसे टर्म सारी होंगी। ठीक है, माइनस का n यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट क्या है, इस n को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये n और ये माइनस n तो कैंसिल हो जाएगा, इस n को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और अपॉन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब क्या है, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो n स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा ना, ये वाला टर्म आएगा, तो यहाँ n जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1/n रह जाएगा, ऐसे हर एक टर्म के अंदर क्या 1/n का टर्म आ ही रहा होगा ना, तो हर एक टर्म क्या 0 0 को अप्रोच करेगा, तो सारी टर्म जो अप टू इन्फिनिटी तक जा रही थी सभी 0 को अप्रोच कर रही है ना। ठीक है, कुछ ऐसा है, तो फाइनली हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 तो ऊपर आ गया, 10/4 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा, 5/2 आया, ये आंसर आ रहा है ना। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं कर रहे हैं ना, सही है ना। 5.2 इसका आंसर दे रखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है क्या आएगा, डी ना, बिल्कुल सही है ना। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, क्लास में आई थिंक आपको सर ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया है तो अगली बार ढंग से अच्छी जगह पढ़ना ना। ओके बच्चों ना ना मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मान लो कि एक सीरीज है, इसका सम ये आ रहा है ना। ठीक है, इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दे रखी है,
आंसर देखो टेन इनवर्स में दे रखा है ना, ठीक है, वेयर पी एंड की आर को प्राइम नंबर्स ना। अब देखो एक काम है, साइन इनवर्स की सीरीज दे रखी है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसे साइन इनवर्स में ही डील करूं, मतलब कोशिश करें इसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। अगर कन्वर्ट कर पाए फिर तो क्या है कि आप वर्टिकली ऐड करके और सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, पहले और आखिरी टर्म को छोड़ दोगे। बट आप ऐसा यहाँ पर अभी नहीं कर सकते है ना, ठीक है। साइन इनवर्स में अगर मैं डील नहीं कर सकता तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में डील करना चाहिए ना, ये अपना लॉजिक है ना, ठीक है। अब बात है कि साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स से अगर आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर तो देखो ट्राइंगल लॉ से अगर जाएं, यहाँ वन लिखा हुआ है, ये हाइपोटेनस में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का वन यहाँ से आ गया, और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का टू आर प्लस का टू यहाँ लिखा हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो भाई नहीं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ इस टर्म का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस वन तो हमने यहाँ लिखा, इस टर्म का स्क्वायर लिखा तो आर स्क्वायर प्लस का टू आर प्लस का टू हमने यहाँ लिखा, और फिर माइनस वन आ जाएगा ना, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर माइनस ए करके ये हमारे पास आ गया ना। मतलब फाइनली अगर देखूँ इस बात को कि टेन इनवर्स में अगर कन्वर्ट किया जाए इस बात को, तो टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ये आ गया वन अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। अच्छा इस टर्म को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, आर पावर फोर तो यहाँ से आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, सॉरी टू आर क्यू, टू टाइम्स ऑफ आर क्यू यहाँ से आया है ना। आर को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, प्लस का टू आर स्क्वायर आ जाएगा, वन को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, थ्री आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा आर की टर्म ढूंढ लेते हैं ना, वन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से टू आर आ जाएगा, ओके, वन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस का टू आएगा, और एक माइनस का वन यहाँ लिखा हुआ है तो प्लस का वन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो ये वाली टर्म को ना आपको शायद अच्छे से याद नहीं रहता होगा, पर मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, मैं ऐसे बहुत अच्छे से याद भी रखता हूँ। कारण क्या है कि मुझे पता है, क्योंकि कई बार ये मेरे सामने आ चुका है कि आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक दो बार मेरे साथ पढ़ोगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा ना। अच्छा ये टर्म अगर ये लिखा हुआ है तो उसके बाद तो सीरीज तो खत्म हो गई, जब सीरीज खत्म हो गई तो मतलब ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ वन प्लस आर स्क्वायर, आर यहाँ से कॉमन ले लिया है तो आर प्लस वन तो यहाँ बन गया। अच्छा इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस वन माइनस आर लिख सकते हैं, मतलब कि टेन इनवर्स ऑफ आर प्लस वन हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ आर हमने यहाँ लिखा, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमें तो समेशन निकालना था इस सीरीज का, कहाँ से कहाँ तक निकालना था, वन से लेके 100 तक। अब देखो ये बात अभी शायद मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ना, ये आर वाई बड़ा है तो इसमें 100 डाल दो तो ये तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 101 आ गया। आर वाई जो छोटा है उसमें वन डाल दो, टेन इनवर्स वन हमने यहाँ डाल दिया, ये है ना, आई थिंक हाँ यही है ना, वन से लेकर 100 तक, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू को फॉर्मेट में दे रखा है ना। एक काम करते हैं यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ तो 100 ही आ गया, अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है ना, तो कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। मतलब ये फाइनली कितना है, टेन इनवर्स ऑफ आ गया हमारे पास 100 अपॉन 102 आया, मतलब ये तो आ गया 50 अपॉन 51 आ गया, ठीक है। फाइनली इन दोनों का सम पूछा है, टेन इनवर्स ऑफ पी और क्यू दे रखा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया हुआ है वो भी चेक करते हैं बच्चों। अच्छा आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया ना। सेकंड का आंसर कितना है, सी है, बिल्कुल सही जवाब। ओके नाउ यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप बात समझें, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, क्या दे रखा है हमारे पास में, द एक्सप्रेशन दे रखा है ना, एक cos 3 थीटा sin 3 थीटा यहाँ दे रखा है, और ऐसा कुछ दे रखा है एच पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि यार आप लोग सोचते हैं ना कैसे सोचना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, ये माइंड में आता है। cos 3 थीटा दे रखा है, sin 3 थीटा दे रखा है, sin थीटा माइनस cos थीटा दे रखा है, ये वाला टर्म मतलब हिंट देता है। हिंट क्या देता है कि भाई ये वाले पार्ट को अगर आप लिखें, फॉर्मूला लगाएं, इसमें फॉर्मूला लगाएं तो cos थीटा माइनस sin थीटा का टर्म यहाँ भी बनेगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं ना। कॉमन कैसे लेंगे, पहले तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 cos q थीटा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा, यहाँ लिखा हमने प्लस साइन ऑफ, इसको अगर फॉर्मूला लिखें तो ये कितना आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin q थीटा,
ऐसे कुछ लिखा ना। इस वाली टर्म को अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें तो कुछ अभी चेंज नहीं करते, बाद में जरूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे। ये मेन मुद्दा था आपके लिए सोचना और समझना, ठीक है, और जो आप थोड़ा वो समझ भी गए होंगे। अब देखो आपको इतनी बात क्लियर होगी कि इन दोनों टर्म्स को तो एक साथ लिखते हैं, 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी लगाते हैं, तो कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा तो हमने यहाँ से लिखा, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ कितना आ जाए, ए माइनस बी यहाँ से है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार में डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर प्लस का क्या आएगा, साइन थीटा आएगा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक बात है ना। यहां से अगर देखें तो 3 साइन क्या देखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई एक बात ही है। चलो यहां से मैंने कहा कि -3 को यहां से कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमने यहां लिखा, ठीक साइन, ठीक बात है ना। तो 2 साइन थीटा -3 हमने यहां लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद एक काम समझो, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ से कॉमन आया। कॉमन आने के बाद में क्या करेंगे, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये टर्म तो यहाँ से हो जाए माइनस ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब सभी टर्म से कॉमन लेकर के एक बार में सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो cos थीटा तो यहाँ से आया, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ से हो जाएगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो माइनस साइन और आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा तो यहाँ से आया, प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई। एक सेकेंड, ठीक है बच्चों ना, यहाँ तक सही बात है ना। अब देखो पॉइंट को समझते चलते हैं, और आगे cos थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ कहीं दे रखा है ना, ओके है ना। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 और -3 चलो कैंसिल हो गया ना। ये कितना लिखा हुआ है, साइन टी थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है। चलो ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। और ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यही पूछना चाह रहा है। दिस इज पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो यहाँ से आया, 4 को तो डिवाइड कर दिया, मतलब अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, इस इनक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन में फॉर्मूला बनाते हैं, साइन ऑफ, तो रूट 2 से 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस भी लिखेंगे, साइन π/4 माइनस थीटा लिखा। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, साइन थीटा माइनस π/4 ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। ठीक है, एक बात है ना। अब से देखो क्या लिखा हुआ है, साइन में एक इनक्वालिटी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक रूल, इसको टी मान लिया आपने, साइन टी नेगेटिव आना चाहिए। टिग्नोमेट्रिक इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, सर ने सिखाया हुआ आप लोगों को, हमेशा बाईग्राफ, जो 0 से लेकर 2 पाई में डायग्राम बनाओ, और यहाँ वाले पार्ट में नेगेटिव आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लो। मतलब कहाँ नेगेटिव आ रहा है, जब टी का वैल्यू पाई से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक जाएगा ना, एग्जैक्टली नेगेटिव पूछ रहे हैं ना, यहाँ तक आ गया। और जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या कराओगे, यहाँ पर 2n पाई ऐड कर दोगे, ठीक है। 2n पाई हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आया। और टी का वैल्यू है क्या, थीटा माइनस π/4 है, थीटा माइनस π/4 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो आ जाएगा 2 पाई प्लस 2n पाई, तो यहाँ बना, यहाँ पर आ जाएगा 2n पाई प्लस का पाई। थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इधर जब जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 9/4 यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2n पाई, ठीक है। तो π/4 जब इधर जाएंगे तो ये बनेगा 2n पाई प्लस का 5π/4 बना, ठीक बच्चों। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। इन दिस इंटरवल क्या होगा, ये ओवरऑल पार्ट पॉजिटिव रहेगा, 2n पाई प्लस 5/4। cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, 1/√2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक बात है। यहाँ तक का दे रखा है, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर इसने दिया नहीं है ना, एक काम करते हैं, इसने पीरियड को कम कर देते हैं, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इधर वाले हिस्से में जाते हैं ना, इसे 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तब आंसर मैच कर रहा है कि π/4 टर्म तो है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट करता हूँ,
क्योंकि उस वाले पीरियड में नहीं है, तो -2 पाई हमने यहाँ से किया और माइनस का 2 पाई यहाँ किया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n पाई, यहाँ से अब करेंगे तो माइनस का 8 बनेगा और ये -3 पाई/4 बना। थीटा यहाँ से आया, यहाँ से -2 पाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस का पाई/4 यहाँ से आ जाएगा। ये आंसर दे रखा है क्या? -3 पाई/4 प्लस पाई/4 दे रखा है ना, सही है ना। तो मतलब ये वाला दे रखा है, मतलब उसने हमने क्या ये वाला पीरियड यूज किया, उसने क्या इधर वाला पीरियड यूज किया हुआ है ना। ओके बच्चों ना, समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो मेरी बात को समझ गए तो ठीक है, क्या आएगा थर्ड का आंसर? ए आएगा। आई होप आप प्रॉब्लम को समझ भी गए ना। थर्ड का आंसर ए सही है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक बच्चों ना, आई होप आपने थर्ड प्रॉब्लम तो को अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया ना। अब आगे चलते हैं आगे की प्रॉब्लम पर। मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से समझिए ना। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस बात को समझना है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा समझिए इस बात को। क्या दे रखा है? ऐसा कुछ दे रखा है ना, बहुत ध्यान से देखा है। ओके, पहली बात तो देखो क्या है कि एक ऐसा बेस है, यहाँ पे भी सेम बेस लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं। तो पहले देखो आप इसे समझो, ए पावर ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ? ए पावर वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ए तो मैं नहीं लिखता हूँ अभी, एफ एक्स में ही लिखते हैं ना। मान लो कुछ ऐसे बात समझ लेते हैं कि एफ एक्स पावर जी एक्स है। हाँ हाँ हाँ, एफ एक्स पावर जी एक्स, और यहाँ पर भी चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ एक्स पावर एच एक्स। तो ये फंक्शन नहीं है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन है तो इक्वेशन में बहुत सारी बातें पॉसिबल है ना। क्या बहुत सारी बातें पॉसिबल है, इस बात को आप समझिए ना। ठीक है, ओहो एक सेकेंड। हाँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? केस वन तो क्या हो सकता है? केस वन ये हो सकता है कि भाई हमारे पास न्यूमरेटर वाला पार्ट जी एक्स बराबर कैसा आ जाए? एच एक्स आ जाए, दोनों बराबर ही आ जाए। अगर दोनों बराबर आ गए तो भाई एफ एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एफ एक्स का वैल्यू अगर 1 बन जाए तब भी बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाए, यहां तक की बात भी ठीक है। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड केस ये हो सकता है, देखो एक और बात कि एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए, तो फिर यहाँ ऊपर वाला पार्ट इवन होना चाहिए। पर अभी देखो आप, अगर इस एफ एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मॉड में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एफ एक्स -1 तो होगा ही नहीं है ना। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एफ एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो 0 पे पावर आप कुछ भी ऐसे अप्लाई कराओ तो सेटिस्फाई करेगा ना। एक्स का वैल्यू आपने कुछ भी रख दिया ना, तो यहाँ पर मान लो एक्स का वैल्यू कुछ रखा है, 0 हो गया किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, 0 पावर समथिंग कोई नंबर आया तो फाइनली 0 ही बनेगा। 0 पावर समथिंग कोई नंबर आया, फाइनली ये 0 ही बनेगा। मतलब ये हमारे पास 3 केस आए, ये आ सकते हैं ना। तो हर एक केस को मैं 1 बाई 1 सॉल्व करता हूँ। पहला केस तो क्या हमारे पास, अपर पावर सेम सेम हो जाए ना। पावर सेम हो जाए तो log x बेस 7 लिखा हुआ, log x है ना, कुछ ऐसे लिखा हुआ, तो log x बेस 7 को तो थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो टी स्क्वायर तो यहाँ से लिखा हुआ है, प्लस का 3 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 1/√2 तो बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम्स आएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 टी यहाँ से बना, माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर 8 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 8t और प्लस का 7 बराबर में 0 आया, मतलब इसके फैक्टर्स की अगर बात करें तो t बराबर 1 और t बराबर 7 इसके सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, क्योंकि इतना मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसका वैल्यू कितना आ रहा है। log x बेस 7 1 है या फिर log x बेस 7 दैट इक्वल्स टू 7 है। तो x का वैल्यू तो यहाँ से कितना है, 7 पावर 1 आया, या फिर x का वैल्यू आया 7 पावर 7 आया। ये आंसर आया, ये इस वाले पार्ट का आंसर आया। ठीक है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, एफ एक्स और जी एक्स बराबर आ जाएंगे। ओहो बेटा, मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ चलो अगला देखते हैं ना। या बेस 1 हो, या बेस अगर 1 हो तो क्या होगा? बेस अगर 1 हो जाए तो 1 पे पावर कुछ भी ऐसे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस को 1 ले लेते हैं। बेस है क्या एक्चुअली हमारे पास में, log ऑफ x
बेस 3 इसका मॉड -1, ठीक है, इसका मॉड दैट इक्वल्स टू कितना 1 है, ठीक है। तो मॉड हटाएंगे तो +-1 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, log x बेस 3 तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, मॉड यहाँ लिखा हुआ है, 1 इधर चला जाएगा और ये +-1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा वैल्यू या फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मॉड को हटाएंगे, तो अब इस मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, log x बेस 3 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, या तो हमारे पास में +-2 आ जाएगा या फिर 0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से तो आ जाएगा 3 पावर 2 आ जाएगा, या फिर 3 पावर -2 आ जाएगा, या फिर कितना आ जाएगा 3 पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू अगर 1 पुट कराएंगे तो भैया x इक्वल टू 1 पे ये भी 0 बनेगा, x इक्वल टू 1 पे ये भी 0 बनेगा, मतलब ये तो संभव ही नहीं रहेगा। log 1 ये 0 आ गया, और सॉरी ये 0 आया तो -1 पावर 0, हाँ संभव है कि x इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया तो -1 तो फाइनली 1 बना ना, 1 पावर 3 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। ये 1 पावर -4 जो लाएंगे तो फाइनली 1 आ जाएगा, मतलब 3 सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे और 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अब मान लो कि हमारे पास में मॉड वाला ये वाला पार्ट 0 ही हो जाए, है ना। अगर मान लो कि ये वाला पार्ट अगर 0 ही हो गया तो log x mod 3 -1 इसका मॉड अगर 0 हो गया तो इट मीन कि log x बेस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां से जब अब मैं log x का वैल्यू लिखूंगा कितना आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो 3 पावर 1 आएगा और एक 3 पावर -1 आएगा। ये आंसर सारा है ना, ओके। x का वैल्यू हमने 3 पावर -1, 3 पावर -1 जब यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 यहाँ बाहर निकलेगा, ठीक है, प्लस का मोड बनेगा तो 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, ठीक है। x का वैल्यू 3 पावर -1 हमने यहाँ डाला, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी आएगा ना आंसर, ये भी मैच करेगा ना, ठीक। कितने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशंस आए ना, ओके 7 सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 आएंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 6, ठीक बात है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 आएगा, अपना आंसर तो 7 आ रहा है ना, ओके। 3 पावर 1 3 पावर 2, सही है सारी बातें, 3 पावर 1 पे भी ठीक है, 3 पावर -1, हाँ सारे सॉल्यूशन वैलिड है बच्चों ना। अच्छा देखो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस में देखें तो एक तो ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल है, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, और पांचवा सॉल्यूशन ये आ गया, 5 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक। इसका आंसर की शायद गलत रहा होगा ना, 5 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, आंसर आएगा इसका ए और सी, है ना, यही आंसर सही है ना। और कुछ आपको लगता है कुछ गड़बड़ किया है तो प्लीज आप मुझे बता भी देना, है ना, मेरे हिसाब से तो यही आएगा ना, ए और सी, है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो तो आप प्लीज मुझे बता भी सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आसान सा है ना। आंसर क्या दे रखा है, ए और डी दे रखा है ना, चेंज करते हैं यहाँ पर, ए और सी आएगा, बहुत टाइम बाद आंसर की में करेक्शन आया है ना, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना, ओके। अगला प्रॉब्लम समझो ना, क्या दे रखा है, कंसीडर ए फंक्शन डिफाइंड बाय, है ना, एक फंक्शन है इस तरह से डिफाइंड है और आपको इसको सॉल्व करना है ना, मतलब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो पहला काम तो क्या होना चाहिए, आपके पास एफ एक्स निकालना होना चाहिए, ठीक है, कैसे, ये एफ एक्स है, सॉरी मतलब एफ ऑफ 2 पावर एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, लेट 2 पावर एक्स इज इक्वल टू हमने टी माना, ठीक है, तो यहाँ से आपने लॉग ले लिया, बोथ साइड लॉग लेते हैं और बेस 2 का ही ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ टी आ जाएगा और बेस 2 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ टी तो यहाँ आ गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, लॉग टी और बेस 2 प्लस 1, इतना आया ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लिखना है, टी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो टी कैसा आया, ग्रेटर देन 0 आया। अब मेरी बात समझो, टी को मैंने क्या किया, एक्स से कन्वर्ट कर दिया, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स
बेस टू प्लस वन, और x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बस तो बट ऑब्वियस सी बात है, लॉग के अंदर है तो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मेरे पास एफ एक्स आया। ठीक है, अब सवाल पूछना चाह रहा है ऑप्शन ए के बारे में बात करें। ये आसान प्रॉब्लम है। लॉग एक्स बेस टू प्लस वन बराबर थ्री है नो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है ना, यहाँ से ये टू इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। एक सोल्यूशन आएगा ही आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू थ्री है, तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन मतलब लॉग ऑफ एक्स वन बेस टू प्लस वन बराबर थ्री एंड लॉग ऑफ एक्स टू बेस टू और प्लस वन बराबर कितना, फोर है। एक्स वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू यहां से आ जाएगा और फोर यहां से आंसर आया। एक्स टू का वैल्यू यहां से कितना, थ्री आ जाएगा, टू पावर थ्री कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया फोर और एट आ रहा है, तो हमारे पास में थ्री एंड फोर है, तो कितना आ जाएगा, एक्स टू अपॉन एक्स वन, एक्स वन प्लस एक्स टू की बात करें तो 12 आ रहा है ना, 11 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, थ्री एंड फोर है तो एक्स टू अपॉन एक्स वन कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ये बात सही है, सी सही है ना। अब देखो आगे पूछा हुआ एफ इनवर्स वन और एफ इनवर्स टू। अच्छा देखो ये वाली प्रॉब्लम्स को ना हमेशा आपको बताता हूँ कि हमेशा आप इस तरह का एरो डायग्राम बना करके सॉल्व किया करो। ये फंक्शन एफ है, इधर से इधर देखा, इधर से इधर देखा तो एफ इनवर्स। ठीक है, तो अब एफ इनवर्स वन चाहिए हमें और एफ इनवर्स टू चाहिए, मतलब वन डालें और टू डालें। तो अब देखो क्या है कि जब ये इनपुट डालेंगे तो इसका क्या आउटपुट होगा, मतलब इधर से देखें एफ के हिसाब से कि एफ में मैं क्या डालूं कि वन और टू आउटपुट आ जाए। एफ एक्स हमारे पास ये आउटपुट वन चाहिए, तो एक्स का वैल्यू वन डाल दे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वन पे आउटपुट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक बात है, आउटपुट मुझे टू चाहिए ना। अब आउटपुट टू चाहिए तो एक्स का वैल्यू टू डाल देते हैं, तो टू डालने पे वन हो जाएगा और वन होने पर बात बन जाएगी, तो एक्स का वैल्यू हमने टू डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना है, वन पे वन आ रहा है, टू पे टू आ रहा है, तो एफ इनवर्स वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और एफ इनवर्स टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वन प्लस टू कितना आएगा, थ्री आएगा। ये एकदम सही है ना, तो फिफ्थ का क्या आंसर आ जाएगा, थ्री आंसर आएगा ना। क्लियर बच्चों ना, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या आंसर आएगा, सी और डी। फिफ्थ का आंसर आएगा सी और डी। फिफ्थ का आंसर सी और डी, बिल्कुल सही जवाब। नाउ अब आगे की बात समझते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स को बड़े ध्यान से समझिए ना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये प्रॉब्लम ना बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, शानदार प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया ना। इस प्रॉब्लम को अगर कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करता आउट ऑफ 100 या 1000 और अपने आप से सॉल्व कर लेता है, वेरी गुड यार, थम्स अप, मतलब आई लाइक दिस यार, है ना, मजा आ जाएगा, मतलब अगर आपने से सॉल्व कर दिया तो। कारण क्या है, प्रॉब्लम में जो भी सारी बातें की गई हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको देख लिया है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम लगाया ना, तो बड़ी दिक्कतों से जाके सॉल्व हुआ था और बहुत सारी मेहनतों से जाके सॉल्व हो रहा था। ठीक, बट अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो सारा जो गड़बड़ चल रहा था, सारा जो खेल, जो घटना घट रही है, ये ड्यू टू क्या घट रहा है, डेटा की वजह से, जो डेटा गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो पहली बात तो क्या दे रखा है, एबीसी डिनोट द साइड ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, है ना, मतलब सीधी सी बात है, एबीसी पॉजिटिव है ना, एबीसी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट भी है। अच्छा, तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी भाई, एबीसी अगर इसके रूट है तो सम ऑफ रूट, चलो आप लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस टू, तो हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में एट यहाँ से आ जाएगा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम अगर हम देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर मैं यहाँ से लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के बाद में फिर प्लस साइन लिखेंगे तो माइनस ऑफ टू के लैम्डा, हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट और लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखने में कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट अपॉन, ये आ जाएगा 27/8 आया। फाइनली हमारे पास ये आया है ना। अच्छा देखो, अब सारा गड़बड़ का है यहाँ पर, इस वाले पार्ट को देखिए आप। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है और ये कुछ इस तरह से दे रखा है, 2 पावर 3, 3 पावर 5 कुछ ऐसे दे रखा है। सेकेंड बच्चों, अच्छा देखो, इस वाली इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं भी थोड़ा हटा देता हूँ ना, कुछ ज्यादा ही पेन चल जा रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं लैम्डा कॉमन लूँ, लैम्डा अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 2 के बच रहा है। ठीक बात है, 2 लैम्डा यहाँ पर आ रहा है,
और 4k यहाँ पर है, तो ओवरऑल से 2 कॉमन ले लिया, तो लैम्डा प्लस 2k यहाँ बच गया। ठीक है, तो 2 पावर 3 यहाँ से आया और 3 पावर 5 यहाँ पर आया ना। अब क्या करते हैं, लैम्डा प्लस 2k ओवरऑल से मैं कॉमन ले लेता हूँ। लैम्डा प्लस 2k यहाँ से कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 2 बचा। तो 2 पावर 3 तो यहाँ से आया, 5 पावर 3 पावर 5 यहाँ से आया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई ना। इतना जो देख करके मुझे यही समझ में आया है ना। देन आगे पूछा गया था सवाल में, अब सवाल पढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑप्शंस। पूछा जा रहा है सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड साइड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ठीक है, क्या ये रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड साइड क्या रहेगा ना, ऐसे कुछ पूछा हुआ। मतलब पहला काम तो क्या, मुझे ट्रायंगल के बारे में पता कर लूँ कि ट्रायंगल का नेचर कैसा है, या ट्रायंगल किस तरह का है, या तीनों साइड लेंथ ABC कैलकुलेट करना मेरा टास्क है। ठीक है ना, यही बात मुझे समझ में है ना। अब देखो आप यहाँ से बात को समझे कि लैम्डा प्लस 2k, अब देखो यहाँ से समझिए, लैम्डा प्लस 2k यहाँ दे रखा है, लैम्डा प्लस 2 यहाँ दे रखा है, ये भी कुछ ऐसी टर्म दे रखी है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या घटना घटेगी, अब समझते हैं सॉल्यूशन। तो तीनों को मल्टीप्लाई, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, AB प्लस BC प्लस CA, मल्टीप्लाई करने पे -1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बनेगा लैम्डा प्लस 2 और यहाँ बनेगा लैम्डा प्लस ऑफ 2k अपॉन में कितना आ जाएगा, 8/8 तो 64 आ गया ना, 64 यहाँ से आ जाएगा। ठीक बात है ना, ठीक है। अच्छा, लैम्डा प्लस 2 और इसका जो वैल्यू दे रखा है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन है 2q इंटू 3 पावर 5। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 6 लिख सकते हैं। इससे अगर ये कैंसिल कराएं तो कितना जाएगा, 2 पावर 3 यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आई है ना। तो 2q तो यहाँ लिखा हुआ है और ये 3 पावर 5 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बचा। अच्छा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2q यहाँ लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अब देखो बातों को बड़ी ध्यान से समझना ना, यहाँ ही सारा प्रॉब्लम का खेल सारा यही है। ABC यहाँ लिखा हुआ है, AB प्लस BC प्लस CA, भाई क्योंकि सारा जो खेल खेला गया था इस प्रॉब्लम के अंदर, एक्चुअली वो कहाँ पर खेला जा रहा है, डेटा पर खेला जा रहा है ना। ओके, इसका वैल्यू देखो, 3 स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 3 स्क्वायर को बाहर निकाला, या 3q अपॉन 2q बना, इसका वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, ABC लिख दिया। और इस ABC को डिवाइड करते ही अब आपको शायद बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। ABC यहाँ पर आया, यहाँ कितना आएगा, 1/a आएगा, यहाँ 1/b आएगा, यहाँ 1/c आएगा, और ये 9 आ गया। अब देखो बातें अब यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ तक तो ठीक था। अब आप चले जाओ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, और वहां पे चले जाओ आप AM/GM के अंदर, और आपको सर ने एक बात सिखाई होगी कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। मैंने 3 नंबर्स लिए ABC, उन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकाला ये, और मैंने 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालता हूँ, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे कुछ आया। तो A प्लस B प्लस C, और यहाँ से बनेगा 1/a 1/b 1/c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये कुछ ऐसे आया है ना। मतलब ये वाला टर्म हमेशा कैसा होगा, 9 के इक्वल होता है, 9 से बड़ा होता है। वैसे मुझे डायरेक्ट याद ही रहता है ना, n² याद रखते हैं हम लोग, ठीक, क्लास में सीखते भी है। अब क्या उसने बोला है कि इसका वैल्यू भाई बराबर 9 आ रहा है, मतलब इक्वालिटी होल्ड हो रही है। इक्वालिटी अगर होल्ड हो रही है तो आपने बहुत अच्छे से बार बार सीखा होगा, सर ने बताया होगा आपको, इक्वालिटी होल्ड मतलब नंबर्स आर इक्वल, नंबर आर इक्वल। अगर नंबर्स इक्वल है तो मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है। अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है और आपको ABC का वैल्यू पता है, तो भैया AQ बराबर कितना आ गया, 27/8 आ गया। मतलब A का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। अच्छा एक और बात समझ में आ गया आपको, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C जैसे हमने लिखा, तो ट्राइंगल तो कैसा हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो गया तो इसका मतलब तो भैया प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गया ना। क्या बात कर रहे हो, प्रॉब्लम खत्म ही हो गया, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया ना भैया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी बातें तो लिखना बड़ा आसान बात है। इसका सर्कम रेडियस अगर मैं लिखूं कि भैया ट्राइंगल ABC, थोड़ा बड़ा और बना लेता हूँ, बहुत ज्यादा छोटा हो गया।
बेटा क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, हाँ। पाँव में दर्द अलग है एक, ये प्रॉब्लम है बेटा, मेरे को हो जाती है कभी कभी, चप्पल पहनने से बड़ी दिक्कत होती है ना। क्या बातें कर रहे हैं सर, है ना, पढ़ा रहे हो और कौन सी बातें चल रही है ना। चलो कोई बात नहीं ना। ए यहाँ पर है, ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ए अपॉन साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे अपना, 2r लिखेंगे। सरकम रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा √3/2, पहले ए का वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा, √3/2 यहाँ से आएगा, और 2r हमने यहाँ लिखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, और ये आ जाएगा √3/2 बराबर r आ जाएगा। मतलब सरकम रेडियस तो किसके बराबर आ रहा है, सही बात है, √3/2 के बराबर आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड साइड। अच्छा देखो, अब ये प्रॉब्लम ना बड़ा ही गजब हो जाता है अभी, है ना। अब क्या है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंट्रोइड सब यही कहीं होंगे ना, यही होते हैं ना। अब क्या है कि सरकम सेंटर का डिस्टेंस निकालें, परपेंडिकुलर होगा ये, है ना। यहाँ पर इसको मैं अगर यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये एंगल 30 डिग्री भी होगा, ठीक है, ये स्मॉल आर भी होगा, है ना, और ये 2/3 भी होगा, है ना। ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें हैं ना, मीडियन के हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मीडियन ले लेता हूँ। तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, फ्रॉम द वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो ये जो लेंथ आएगा एच डी, ये अगर एच मान लें और ये डी मान लें, या सेंट्रोइड मान लें, जी डी के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, ये जो है ए और डी, मान लो ये डी है ना, ए डी, और ये 1/3 तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये कितना आ जाएगा, ये साइड लेंथ ए है तो ये 60 है, तो ए साइन ए कॉस 60 डिग्री और ये साइन 60 डिग्री। ए का वैल्यू तो आ गया 3/2 और साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनली कितना आ रहा है, √3/4 आ रहा है। सही है ना सब कुछ ना, दूसरा भी सही है। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, गलत। सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर तो एक ही पॉइंट पर होंगे, तो ये तो नहीं आ सकता। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड साइड बीसी है ना, ठीक है, वो हमने निकाल ही लिया, वो किसी भी साइड से निकालो सेम ही आएगा ना, √3/4 आएगा, ये नहीं आएगा। ए और बी आएगा ना, 6 का क्या आंसर आएगा, ए और बी। क्या बच्चों आपको प्रॉब्लम समझ में आया, बहुत बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना, नाइस प्रॉब्लम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना होगा अपना, ए और बी है ना। 6 में क्या दिया है ना, 6 का आंसर है ए और बी, बिल्कुल सही है ना। ठीक बच्चों ना, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, ये प्रॉब्लम भी क्या है अपना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का है ना। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं एक। हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 7 समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू द बेस बीसी है ना, मीट इट एट द पॉइंट डी है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाते चलते हैं, ब्लैक से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा बनता है, व्हाइट पर ब्लैक बढ़िया चलता है ना। आपने मेरे को कभी जनरली से बातें करते नहीं देखा होगा ना, हमेशा सिर्फ मैं पढ़ाते रहता हूँ अपनी वीडियो में, जब पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ा रहे होते हैं, जब बातें कर रहे होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं, फालतू काम नहीं करते बीच वाला। चलो, तो हमने क्या किया, एक एल्टीट्यूड ए से हमने बीसी पे एल्टीट्यूड डाला और वो डी पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, ठीक बात है। बीडी रेशो डीसी का, बीडी और डीसी का रेशो हमारे पास गिवन है, ये कितना गिवन है, 1:1 गिवन है। ठीक है, यहां से लेके फिर रेशो और 1:2। ठीक, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। आई क्या बोला हुआ है कि एडी इज 5, अच्छा एडी 5 है, एंगल एबीडी कितना 30 डिग्री, अच्छा ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों द फॉलोइंग इज आर ट्रू है ना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये बात में देखना है, मेनली हमें ट्रू से मतलब है ना। ओके। तो क्या देखा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एरिया निकालना है इसका, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी इसका स्मॉलेस्ट एंगल सी है या नहीं, ये डिसाइड करना है। सर्कम रेडियस के बारे में पता करना है, और ई बी द फुट ऑफ मीडियन दे रखा है, ई बी द फुट ऑफ मीडियन थ्रू ए। ओके, एक मीडियन और बना लेता हूं मैं, तो यहां से मीडियन, अगर ये मीडियन है इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है साइड बीसी का ना। ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास दे रखी है। नाउ अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, मतलब मुझे तीनों साइड्स अगर निकल जाए तो मैं सारी बातें, ट्रायंगल के लिए तो मेन जरूरी क्या होता है, तीनों साइड्स निकलना ना, या फिर दो साइड एटलीस्ट एक एंगल पता हो तो हम तीनों साइड निकाल सकते हैं। मतलब मेनली अल्टीमेटली क्या होता है, तीनों साइड्स के बारे में पता होना, या कोई ऐसी जानकारी जिससे हम तीनों साइड निकाल सकते हैं, तो हम क्या है ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानते हैं।
सब कुछ स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1 R2 R3 वट एवर जो भी आपसे पूछा जाए, एरिया वट एवर जो भी है ना, ठीक है। अब काम की बात समझते हैं। प्रॉब्लम बहुत आसान सा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो देखो आपने इस ट्रायंगल पे फोकस किया, इस ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करता हूँ तो 30 है और ये 5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक साइड हमें पता है, मतलब ये एक एंगल पता है ट्रायंगल के अंदर और एक साइड हमें पता है और 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो इट मीन कि मैं ये वाली साइड तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं हम, tan 30 लगाते हैं और tan 30 अगर मैं लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5/BD आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। और BD अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/tan 30 मतलब 5√3 आ गया। गजब, ये लेंथ कितना है, 5√3 आया। ओके, इसका हमें रेशियो दे रखा है ना। अब देखो मान लो कि हमारे पास ये पूरी टोटल जो साइड लेंथ है वो ए मान लिया आपने थोड़ी देर के लिए ना, ये टोटल साइड लेंथ ए है। तो BD अगर मुझे लिखना होगा तो भाई BD में क्या लिखूंगा, 1/3 इंटू ए करके लिखेंगे और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5√3 आ गया BD लेंथ ना। ए का वैल्यू आया कितना एक्चुअली, 15√3 आ गया है। टोटल साइड लेंथ कितना आ गया, 15√3 आ गया। इट मीन कि 5√3 अगर ये है तो ये लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। तो इसी कलर के साथ चलते हैं, रेड कलर लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, 10√3, ये टोटल साइड लेंथ आया, ठीक है ना। यहाँ तक की बात तो चलो मुझे क्लियर होगी ना। ओके, अच्छा अगर इतना मालूम चल गया तो अगर ये लेंथ 5 है, ये लेंथ इतना है, तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते। तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या 5 का स्क्वायर कराएंगे तो 25 इंटू 3 यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ही रहने देते हैं अभी ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 100 बना, तो ये तो 10 आ गया, मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाली साइड लेंथ और लिखते हैं, ये वाली साइड लेंथ लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो इसका स्क्वायर अगर कराएं तो कितना आ जाएगा, 100 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, 325 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ अभी, बाद में समझ लेंगे ना, ठीक है। तो ये 325 आ गया, तीनों साइड्स निकल आई, ये साइड सबसे ना। अब देखो साइड देखो दिखा है तो 325 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो 12 पॉइंट समथिंग उतना कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर भी हो गया, 16 का स्क्वायर 256, 16 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा जा रहा है ना। ओके 16 पॉइंट समथिंग आ गया, ये लेंथ भी 15 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ। सबसे छोटी लेंथ तो ये लिखा हुआ है, तो सबसे स्मॉल अगर सबसे छोटी लेंथ ये है, सबसे सामने वाला एंगल कितना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। एक बात तो ये क्लियर होगी, ठीक बात है। अच्छा अगर मुझे ये वाली साइड लेंथ पता है, ये साइड लेंथ पता है, तो मैं एरिया लिख सकता हूँ कैसे, हाफ BC साइन ए। तो हाफ BC साइन ए, तो हाफ दिस साइड इंटू दिस साइड, इनके बीच का एंगल, तो दिस साइड तो कितना आ गया, 10 आ गया, ये साइड कितना आ गया, 15√3 आ गया। ओके, साइन ए कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ BC साइन है ना। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई हमारे पास में। अच्छा 2 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 को 7 से 75√3/2 आ गया, सही बात है ना, ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक की बात तो ये आई। ओके, अब बात कर रहे हैं हम सर्कम रेडियस पे। सर्कम रेडियस निकालने के लिए क्या बोलता हूँ हमेशा, एक साइड उसके सामने वाला एंगल, ये एंगल पता है और उसके सामने वाली साइड पता है, तो हम क्या कराएंगे, A/sin है ना, मतलब B/sin भी लगा रहे हैं बी के हिसाब से। तो कितना लिखा हमने, √325 अपॉन में साइन ए कितना आ जाएगा हमारे पास, sin 30 है ना, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, तो 2 यहाँ पर आ गया ना, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर ही आ रहा है, सही बात है, सर्कम रेडियस ये होगा, ठीक है। यहाँ तक की तीनों बात, तो तीनों ऑप्शन सही थे हमारे पास। आगे दे रखा है ई विद द फुट ऑफ मीडियन दे रखा है ना, ठीक है, मतलब DE लेंथ पूछा हुआ है, ये लेंथ कितना होगा। ओके, अच्छा ई मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये लेंथ निकालनी है, मैं एक काम करूं क्या, कि टोटल ई मिड पॉइंट है, तो मैं टोटल लेंथ तो पता है भैया ये कितनी है, 15/15√3/2, यहां समझो आप, टोटल लेंथ है 15√3/2 ये टोटल लेंथ है। इसमें से अगर मैं ये लेंथ हटा दूं, 5√3 हटा दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ DE आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अगर ये आ जाएगा तो 10 यहां से बना, तो ये तो कितना आ जाएगा, 10 तो 5√3 अपॉन में 2 आ गया, यही दे रखा है, ये भी सही है बिल्कुल। सेवंथ का आंसर कितना आएगा, ABCD आएगा, तो छोटा सा प्रॉब्लम था, छोटी सी जगह में सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया, सेवंथ का आंसर आ जाएगा ABCD, ABCD बिल्कुल सही जवाब है ना,
ठीक बच्चों ना, तो हमने यहाँ तक की बात भी समझ ली। नाउ अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इफ दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, देन रेंज ऑफ ए जितना दे रखा है तो p प्लस क्यू एच, पी प्लस क्यू क्या होगा ना। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, सॉल्व करते हैं। पहला काम, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको log 5 बेस 5 लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा log 5 बेस 5। इसको भी हमने क्या लिखा हुआ, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखा बेस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x प्लस का a और बेस 5। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए, log ऑफ, यहाँ पर हमने बेस 5 यहाँ लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू log 5 ax स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का a, ये आया। ठीक है, अब तो लॉगरिथमिक इनक्वालिटी है ना, लॉगरिथमिक इनक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है भाई। 5x स्क्वायर प्लस का 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का a, ये ऐसे आएगा ना। और साथ में क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ठीक है, और ये सब कैसा होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यू के लिए ऐसा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो ये इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा काम इसको सॉल्व करते हैं, और दोनों का फिर हम बाद में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, इसको सभी टर्म्स को इधर ले जाता हूँ मैं। तो a हमने यहाँ लिखा a माइनस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, प्लस का 4x हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ a माइनस 5, ऐसे कुछ आ जाएगा। और ये कैसा बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये कैसा होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यू के लिए कैसा, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए तो x के हर एक वैल्यू के लिए कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब ऐसे नेगेटिव आना चाहिए या फिर 0 आ सकता है। इस वाली संभावना को होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, एंड d कैसा होना चाहिए, d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बात तो ये समझ में आई। ठीक है, अच्छा इस वाले पॉइंट को अगर समझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का a, ये ग्रेटर देन 0 आए, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये भाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्वाड्रेटिक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डी कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसको सॉल्व किया तो a कैसा आएगा, 5 से छोटा आएगा। ठीक है, एंड d लेस देन इक्वल टू 0, तो d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू a माइनस 5, c का वैल्यू भी a माइनस 5। ठीक है, और दैट इज कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, इतना आ गया। ठीक है, 4 से तो डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ तो 4 बना, माइनस ऑफ ये बन जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस 5 का होल स्क्वायर तो हमने ऐसे लिखा, इसको इधर ले गए, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको समझे, a माइनस 5 का स्क्वायर रूट ले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। मतलब a की अगर बात करें तो a माइनस 5 माइनस 2 से छोटा होना चाहिए, या फिर a माइनस 5 कैसा होना चाहिए, 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन कि a कैसा आना चाहिए, यहाँ से तो 3 के इक्वल आएगा या छोटा आएगा, या फिर a कैसा आएगा, 7 के इक्वल आएगा या 7 से बड़ा आना चाहिए। पहली बात, यहाँ से क्या आ रहा है, a कैसा आ रहा है, 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बात आई। इन दोनों बातों को अगर समझे, a 5 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है 3 से छोटा हो या फिर 7 से बड़ा हो, तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया। वैसे तो आप इंटरसेक्शन बोल देंगे डायरेक्टली कि a कैसा जाएगा, 3 के इक्वल है, 3 से छोटा ना। वैसे समझ लो कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, 3 और 7 तो हमने यहाँ लिखा, ये कह रहा है 3 के इक्वल हो या 3 से छोटा है, 7 के इक्वल हो या 7 से बड़ा हो, एक 5 और है, ये कह रहा है 5 से छोटा हो। दोनों कॉमन पार्ट कैसा है, a 3 से छोटा होना चाहिए। फाइनल आंसर इसका आया हमारे पास में a इज लेस देन इक्वल टू 3। ये आंसर आया इसका, इस वाले हिस्से का ना। ठीक है ना, इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। अब क्या करना चाहिए ना, a ग्रेटर देन 0 तो है, एंड d लेस देन 0, मतलब कितना आ गया, 16 माइनस का 4, a का वैल्यू a और c का वैल्यू भी a आ गया, लेस देन 0 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आया। मतलब a कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा, या फिर a कैसा होना चाहिए, +2 से बड़ा होना चाहिए।
कि ये इसका आंसर आया, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और -2 से छोटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो फिर चलो बताते हैं। -2 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा। ये कह रहा है इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो, ये कह रहा है नहीं इससे बड़ा हो, तो फाइनली ए कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बात आई, तो ये इसका आंसर है, ए 2 से बड़ा होना चाहिए, ए 3 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा फाइनली, है ना, ए कैसा आएगा, 2 से छोटा आएगा और 3 के इक्वल होगा, 3 से बड़ा होगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ए का जो रेंज पूछा हुआ है 2 to 3 है ना, तो p प्लस क्यू कितना आएगा, 5 आएगा। 8 का आंसर कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, है ना, कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। 8 का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों आप लोग समझ गए बात को, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी ना। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लगा है इस वाले पार्ट का, मतलब प्रॉब्लम और भी बढ़िया थी, ये थोड़ी और अच्छी है। कैलकुलस की प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। बात सॉल्व करते हैं ना। अब देखो सॉल्व करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए, समझो ना। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास दे रखा है, यहाँ कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे कुछ सीरीज दे रखी है, ठीक है। सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा बच्चों, है ना। चलो मैं चेक कर लूंगा ना, क्योंकि अब ध्यान नहीं है। ओरिजिनल वाली फाइल में मैं चेंज भी कर दूंगा ना, जो भी कुछ है करेक्शन अगर आएगा तो देख लेंगे। ओके, अब देखो बात को समझो, इस वाले पार्ट को आप समझिए। क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसे यहाँ पहले हमने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इसे के से मल्टीप्लाई किया और फिर इसे कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, इन टर्म्स ऑफ के आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर हमने समेशन ले लिया, फिर बाद में हमने लिमिट ले लिया। इतना सा सवाल है। पहला काम तो क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। अब देखो मेरी बात को अब बड़े ध्यान से समझना, पहला काम तो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है तो देखो कुछ लॉजिक है आपके पास में। लॉजिक क्या क्या है, वैसे एक्स में क्वाड्रेटिक लिखा है अंदर, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स में अगर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कराएंगे इसको, इंटीग्रेट कराएंगे तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और कांस्टेंट वगैरह कुछ ऐसे लगा देंगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ऊपर, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा अल्टीमेटली, है ना। मैं बताऊं तो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं अच्छे ढंग से ना, फॉर्मूला पता ही है, हाफ एक्स लिखते हैं ना, फिर सेम क्वांटिटी लिखेंगे, फिर हाफ ए स्क्वायर लिखेंगे और साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए करके लिख देंगे, ठीक है। एक तो तरीका तो ये होता है। बट एक और बात, कि ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो बात को बड़ी लेंथी हो जाती है बात, है ना। अब आप एक और बात समझिए मेरी बात को। मान लो आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा और यहां लिखा हुआ है बीटा माइनस एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो अपने एक सब्स्टिट्यूशन फैक्टर सीखा होगा, एक्स का वैल्यू हम क्या लिख लें, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ले सकते हैं एक्स, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, ये ले लेते हैं ना। नाउ अब देखो, अब काम की बात समझो, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, है ना। अल्फा तो मैं के ले लेता हूँ और बीटा क्या ले लेते हैं, के प्लस वन ले लेते हैं ना। अल्फा के ले लेते हैं और बीटा क्या ले लेते हैं, के प्लस वन ले लेते हैं, और हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया, एक्स बराबर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन बीटा मतलब के प्लस वन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। अब एक काम और करूं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कि यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, के प्लस वन, तो यहां से देखो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और एक कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म भी आएगा, ठीक है। अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे के यहां से आएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, एक्स बराबर आ जाएगा के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। dx अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया dx, अल्टीमेटली ये आया। नाउ अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है आपको ना, पहले आपको फिर x माइनस के और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x माइनस के पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, x माइनस के,
तो कितना आ जाएगा, एक्स ये है तो एक्स माइनस के तो आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, एंड मुझे के प्लस वन माइनस एक्स भी कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करते हैं। के प्लस वन माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, के यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान आसान सा होता जा रहा है ना। और एक और बात कि dx और निकालते हैं, dx में यही कैलकुलेट करता हूँ, कितना आ जाएगा, टू कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक बात है ना। अब हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने की तरफ बढ़ते हैं ना। ओके, एक्स माइनस के का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले लिमिट के बारे में और बात करते हैं ना। एक्स का वैल्यू के रखा तो के से के कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ रहा है तो थीटा कितना आना चाहिए, पाई बाई टू। एक्स का वैल्यू के प्लस वन रखा, के से कटा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, एक्स माइनस के, जीरो से पाई बाई टू जा रहा है ना, पाई बाई टू से जीरो ना, एक ही बात है। एक्स माइनस के का वैल्यू अपने आप पुट कराया है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा, इन दिस इंटरवल जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही ले लेंगे ना। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक साइन थीटा आ जाएगा। ओके, dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, डी थीटा और एक माइनस साइन को बाहर ले लिया। ठीक है, तो माइनस साइन का तो हम ऐसे कर लेते हैं कि जीरो टू पाई बाई टू लिख लेते हैं, माइनस साइन हट गया। ठीक है, टू कॉस थीटा साइन थीटा तो ये तो बन जाएगा साइन टू थीटा, इसमें भी टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो वन बाई टू तो हमने यहाँ लिखा, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ टू थीटा और डी थीटा यहाँ से बना। ठीक है, यहां तक की बात आई है ना। अब देखो, टू थीटा को मैं टी मानता हूं थोड़ी देर के लिए, तो डी थीटा कितना आ जाएगा यहां से, डी टी बाई टू, डी थीटा इतना आ जाएगा ना। ठीक बात है ना। अब देखो बात समझो, तो यहां से अब आगे सॉल्व कर रहे हैं अपने, डी थीटा का वैल्यू तो आ गया यहां से तो बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ टी यहाँ से आ जाएगा, डी थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, डी टी लिख देंगे, डी टी बाई टू लिखा तो पाई यहाँ इतना आ गया ना। थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा और पाई लिखेंगे तो यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे तो पाई आ जाएगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लगाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये यहाँ पर टू टाइम्स आ जाएगा और लिमिट को मैं लिख दूंगा जीरो टू पाई बाई फोर, सॉरी पाई बाई टू, साइन स्क्वायर टी डी टी ऐसे कुछ लिखा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू आया। अब देखो वन बाई टू यहाँ से आया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ना, ये आप समझ लो ना। तो बाली फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ तो वन आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली फाइनली इसका वैल्यू पाई बाई फोर आया और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा, पाई बाई एट आया। मतलब कहने वाली बात क्या रही, अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आता है, पाई अपॉन एट आता है। ठीक है, तो ये काम की बात थी। अब हम बात करते हैं आगे और इन सब बातों को अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमने हटा दिया सारी बातों को, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन में जो थोड़ा सा करेक्शन भी कुछ लग रहा है तो उसको भी समझ लेते हैं। के बराबर जीरो से लेकर कितना जाएगा, एन माइनस वन तक, और यहाँ तो के लिखा हुआ है और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन एट आ जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन एट तो जो कॉन्स्टेंट है बाहर ही निकल जाएगा, इसका वैल्यू है ना, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। पाई अपॉन एट आया, के आपने सीरीज का सम लिखा, के जीरो जीरो रखेंगे वन रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर कितना जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एन स्क्वायर लिखा हुआ और आगे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ही है बच्चों ना, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ा साफ ही लिखते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर का टर्म भी यहाँ पर है। ठीक है ना। अब देखो एन यहाँ से कॉमन लेते हैं, एन ये है ही, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वन माइनस वन अपॉन एन बचेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 16 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। ये आंसर आया ना फाइनली इसका, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 के इक्वल आएगा। नाइन्थ का क्या आंसर होगा, 16 होगा, 16 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा, 16। सही है ना, नाइन्थ का आंसर क्या है, 16 है ना, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब। तो बच्चों ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करके मजा आया आप लोग, है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी, बहुत ही बढ़िया ना। मेनली क्या है कि इसमें ये सब्स्टिट्यूशन लगा करके आगे सॉल्व करना, ये जो थोड़ा ज्यादा आसान पार्ट पड़ता था ना,
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ही आसान सा और अच्छा प्रॉब्लम दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ एक्स हमारे पास दे रखा है, एक सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है ना, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है लिमिट, जब एफ एक्स का हमने लिमिट लिया जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट एल है, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब लिमिट कितना दे रखा है? एम दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ वैल्यू ऑफ दिस है ना, ये ग्रेटेस्ट लिया दे रखा है, ठीक बात है। मतलब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड, सॉरी, लिमिट फाइंड आउट करना है एफ एक्स का। अब देखा है तो इनडायरेक्ट में दो प्रॉब्लम्स दे रखी है आपको ना। पहली एक प्रॉब्लम दे रखा है कि इसका लिमिट निकालना है जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स अपॉन में कितना आएगा, लॉग ऑफ एक्स पावर 4 और ई पावर 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ ना। अच्छा बात समझो, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी इन्फिनिटी बना, ये भी इन्फिनिटी बना, तो ऊपर वाला पार्ट इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी इन्फिनिटी गया, ये भी इन्फिनिटी गया, लॉग में इन्फिनिटी जा रहे हैं तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ गया। मतलब क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है। आगे सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए? एल एच रूल, ये आपको यही सिखाया था क्लास में ना, कि एल एच रूल और एक्सपेंशन को एग्जाम में हमेशा प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा अगर देखें, अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो तब क्या घटना घट रही है ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स अपॉन में लॉग ऑफ एक्स पावर 4 प्लस ई पावर 2x। एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट तो जीरो को जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही लिखा हुआ है, ठीक बात है ना। सॉल्व कैसे करेंगे? एल एच रूल लगाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एल एच रूल लगाते हैं ना, तो हमने एक यहाँ पर इसको ऊपर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। चलो एक वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। लिमिट हमने यहाँ लिखा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स ना, ऐसा कुछ आया। और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ई पावर एक्स, एल एन टी का डिफरेंशिएशन ना। नीचे डोनोमीटर वाले पार्ट को सेपरेटली डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1 अपॉन में जो ऊपर चला जाएगा एक्स पावर 4 प्लस साइन ऑफ ई पावर 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, ये इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो नीचे डिफरेंशिएट कराएंगे तो 4x क्यूब प्लस साइन 2 इंटू ई पावर 2x, ठीक है। अल्टीमेटली ये है ना। अब देखो हमारे पास में क्या, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और एक और बात आपको देखो ये पता होना चाहिए, x पावर n अपॉन ई पावर x, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है और x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इसका वैल्यू कहाँ आएगा, जीरो को आएगा। कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करते जाओ, ऊपर कांस्टेंट बनेगा, नीचे ई पावर x ही बनता जाएगा हर बार, एल एच रूल जब आप लगाओगे तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो मैंने क्या किया, बजाय इसमें सब x कॉमन लेने के, तो दो संभावना थी, x या ई पावर x कॉमन ले सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ से ई पावर x कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से ई पावर x कॉमन लेते हैं और यहाँ से ई पावर 2x, सिमिलरली यहाँ से ई पावर x और यहाँ से ई पावर 2x कॉमन लेते हैं, तो ठीक है, जो कॉमन लिया वो तो कट गया, तो यहाँ तो कितना है 2 x अपॉन ई पावर x प्लस का 1 x पावर 4 ई पावर 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई पावर x प्लस 1 4x क्यूब और ई पावर x प्लस का 1, ठीक है। ऐसा कुछ है ना, बात को समझना ध्यान से। ओके यहाँ से 2 बचेगा, सॉरी ना, यहाँ 4 है, चलो 4 तो कॉमन क्या, 2 रहने देते हैं और यहाँ 4 रहने देते हैं ना, 2 कॉमन नहीं लिया है ना। अब देखो x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा पोर्शन जीरो को चला जाएगा, यहाँ भी जीरो को चला जाएगा, ये भी जीरो को चला जाएगा और ये भी जीरो को चला जाएगा, तो ऊपर से तो यहाँ से तो 1 बचेगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, ठीक बात है। तो इसका तो ये आया आंसर। ओके ये बात समझ में आई है ना। अब दूसरी पॉइंट ना, कि डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, अब इसी वाले पार्ट का समझ लेते हैं। लिमिट हम क्या ले रहे हैं, जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लिया तो 2x तो ये आ गया, ई पावर x यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है x पावर 4 प्लस ई पावर 2x अपॉन में यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर x और 4x क्यूब यहाँ से आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई पावर 2x यहाँ से आ जाएगा, ठीक बात है ना। अब समझो बात को,
एक्स अब हमारे पास में क्या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। अब एक और पॉइंट समझिए, एक्स कॉमन ले या ई पावर एक्स कॉमन ले, है ना, इस बात को समझो। अगर तो ई पावर एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई पावर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा। इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ एक्स, तो मुझे एक्स कॉमन लेना चाहिए क्योंकि नीचे क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो ऊपर ओवरऑल जीरो की तरफ जाएगा। तो ऊपर से यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ से एक्स पावर 4 कॉमन लिया, ठीक है, एक्स पावर 5 बना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स क्यू कॉमन लिया, एक्स पावर 5 बना। जो कॉमन लिया वो तो कट गया, तो कट गया तो 2 प्लस ई पावर एक्स अपॉन में एक्स तो यहाँ से आया 1 प्लस ई पावर 2x अपॉन में एक्स पावर 4 यहाँ से आया अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं, और 4 प्लस 2 इंटू ई पावर 2x अपॉन में एक्स क्यूब, ऐसा कुछ है। और लिमिट क्या जा रहा है हमारे पास, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये जीरो को जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो चला जाएगा ना फाइनली। तो ऊपर से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, अगेन कितना है 1/2 आया। मतलब लोअर लिमिट और अपर सॉरी एल का जो राइट हैंड एक लिमिट जो आ रहा है वो भी हाफ आया, दूसरा लिमिट जो एम दे रखा है ये भी कितना है हाफ आया, दोनों ही हाफ हाफ आए। तो 2l अपॉन एम, तो एल अपॉन एम तो बराबर है, कट गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका, आंसर इज 2, है ना, ये आंसर आएगा। 10th का आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आएगा। 10th का क्या दिया है, 10th का आंसर इज 2, है ना, बिल्कुल सही है ना। ओके बच्चों ना, ठीक है, तो फटाफट से नेक्स्ट रिवीजन देख लेते हैं इसका। तो देखो प्रॉब्लम्स अगर देखें न्यूमेरिकल टाइप की तीनों प्रॉब्लम्स ही बहुत अच्छी थी, है ना, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल था, ये बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, है ना। ये आसान प्रॉब्लम था, ये भी आसान प्रॉब्लम ही है ना। ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक ठीक प्रॉब्लम है, ये बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो इस डीपीपी के अंदर हमें कई सारी प्रॉब्लम सीखने समझने को मिली। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।